जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं सरकारी नौकरी किस समय मिलेगी। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि सरकारी नौकरी के क्या क्या योग होते हैं, क्या क्या प्रबल योग होते हैं, कौन कौन से योग आपकी कुंडली में रहेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रतिशतता होती है वो बढ़ जाती है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बतलाऊंगा कि आप अपनी कुंडली से खुद से जान सकते हैं कि मैंने एग्जाम दिया हुआ है, मेरा रिजल्ट किस टाइम पीरियड में आ जाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी का जो हिसाब है कि इस टाइम पीरियड में अगर विशेष मेहनत कर दी जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। तो कुंडली के अंदर में भाग्योदय कब होगा इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। और भाग्योदय सरकारी नौकरी मिलना एक तरीके मतलब उसका जो हम कह सकते हैं कि पर्याय है कि सरकारी नौकरी मिलना। अगर आपकी एक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी हो चाहे कोई भी नौकरी हो, जो अच्छी नौकरी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो अगर आपको मिल जाती है तो उसी को आप भाग्योदय कह सकते हैं। तो भाग्योदय का समय कुंडली में निर्धारित अगर हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस समयावधि में हमें जॉब मिल जाएगी, हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमें नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए हमें फिर से कुंडली पे आना पड़ेगा। कुंडली के लिए मैंने जो भी मेरे पुराने एपिसोड्स में मैंने बतलाया कि हमें कम से कम एटलीस्ट हर चीज़ के लिए जैसे सामान्य ज्ञान जरूरी है, तो कुंडली के ज्ञान के लिए हमें 1 से लेकर के 12 घर अगर पता चल गया है तो उसके बाद हम कुंडली के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब इसमें है क्या, भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय भाग्य की चीज़ है, भाग्योदय भाग्य की चीज़ है। और मैंने पहले भी बतलाया था कि लग्नेश जो होता है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। और लग्नेश के अलावा लग्नेश सबसे पहले किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आपका भाग्योदय भी होगा, अगर आपकी नौकरी भी लगती है, आपके साथ कुछ भी अच्छा होगा तो उसमें लग्नेश का जरूर योगदान रहता है। तो इसीलिए लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और भाग्य का स्वामी 9th होता है, और 9th हाउस का लॉर्ड 10th जो होता है वो आपका रिजल्ट होता है। जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है उसका जो रिजल्ट आएगा उसको 10th हाउस से हम समझते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस यानी कि लग्नेश, नवमेश और दशमेश, इनकी अगर दशा आती है, कुंडली के अंदर में दशा महादशा प्रत्यांतर चलता रहता है। तो अगर आपकी कुंडली में लग्नेश की, नवमेश की और दशमेश की अगर दशा अंतर दशा आती है, प्रत्यांतर भी आता है, तो उस टाइम पीरियड में आपका रिजल्ट आएगा। नवमेश अगर आपका अच्छा है, अगर सही अंश पर है तो बहुत आसानी से रिजल्ट दे देगा। यानी कि ये जो 3 हाउस की जो दशाएं हैं वो अगर आपकी कुंडली में आ गई। अब बात ये आती है कि केवल एक ही से नहीं होता, केवल लग्न कुंडली से ही नहीं होता। लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, नवमांश कुंडली से और गोचर से। गोचर क्या होता है कि जो आपकी लग्न कुंडली है उसके अंदर आपने लग्न में वो नंबर डाल दिया और उसके बाद सारे आगे नंबर लगा देते हैं, और उस समय में ग्रहों की क्या पोजीशन है वो आगे मैं भी करके बतलाऊंगा आप लोगों को। तो उससे आप लोग समझ जाएंगे कि इस टाइम पीरियड में मेरे लिए अनुकूल है। क्या होता है ना, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल समय चलता ही रहता है। अनुकूल समय आ गया तो उसको आप इनकैश करवा लीजिए, उसमें आप इस पे ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर अनुकूल समय आ गया, आपको लग रहा है ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आपका निश्चित रूप से निकलेगा। प्रतिकूल समय है तो उसमें थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि मैं हमेशा पहले से चार्ट बना लेता हूँ, तो पहला जो नियम है, मैंने पहला नियम लिखा है, भाग्य का स्वामी जिस राशि में स्थित हो उसके स्वामी की दशा या अंतरदशा में भाग्योदय होता है या फिर सरकारी नौकरी मिलती है। अब भाग्य का स्वामी यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली के अंदर में 9th हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है, अब देखिए उसमें आपकी कुंडली के अंदर में, अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता भी हूँ कि ये मान लिया ये किसी की भी कुंडली है, मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं वृषभ लग्न की कुंडली है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब मैंने कहा कि 9th हाउस का लॉर्ड ये हो गया 9th हाउस। इस कुंडली में 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो शनि होगा, क्योंकि 9th हाउस में 10 नंबर आया है। 10 नंबर आया है तो इसका जो लॉर्ड शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो क्या होगा, अब ये किसका घर है, 2 नंबर शुक्र का घर है, यानी कि शुक्र जो होगा वो उनके लिए बड़ा भाग्यवर्धक होगा। लेकिन वही शनि अगर शत्रु के घर में बैठ गया
तो क्या होगा, स्ट्रगल थोड़ा करवाएगा, काम होगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद यही अगर शनि अगर यहाँ पर बैठे हों सिंह राशि में, तो क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ही। यही सारा इसके अंदर, पूरा ज्योतिष के अंदर में बस यही चीज़ होता है कि किस ग्रह का बलाबल कितना है। कोई ग्रह अगर मजबूत स्थिति में है तो वो आपको ज़्यादा फायदा देंगे, खुद अगर अनुकूल स्थिति में है तो आपको भी अनुकूल रखेंगे, अगर ग्रह खुद प्रतिकूल अवस्था में है तो आपके साथ भी स्ट्रगल करवा सकते हैं, आपको प्रतिकूल अवस्था में रख सकते हैं। तो अगर ये 9th हाउस का लॉर्ड जहाँ कहीं भी बैठेंगे, मान लिया जाए यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं पर भी अगर वो बैठे हुए हैं, तो उस नंबर को देखिए जिसमें वो ग्रह बैठा हुआ है, और उस नंबर के लॉर्ड को देखिए। जैसे कि अगर 2 नंबर में बैठे हैं तो ये शुक्र का घर है, 3 नंबर में बैठे हैं तो ये बुध का घर है, 4 नंबर में अगर बैठे हैं तो चंद्रमा का घर है, 5 नंबर में अगर बैठे हैं तो सूर्य का घर है, 6 नंबर में अगर बैठे हैं तो फिर से बुध का घर है, 7 में शुक्र का, 8 में मंगल का, 9 में बृहस्पति का। और अगर अपने ही घर में बैठे हैं तो और अच्छी बात है, 10 और 11 नंबर शनि का होता है, और 12 में अगर बैठे हैं तो बृहस्पति का, 1 में अगर बैठे हैं तो मंगल का। बस अब ये देखना होता है कि अगर शनि शत्रु के घर में अगर बैठे हैं तो पहले वाला जो रूल है वो रूल फॉलो होगा, क्योंकि अगर शत्रु के घर में बैठे हैं तो खुद ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल करवाएंगे ज़्यादा। ये ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं करने देते हैं, कुंडली के अंदर बहुत सारे लिंक्स होते हैं, केवल एक लिंक से कभी भी फलित नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी एक भी लिंक अगर मजबूत है तो वो आपको काम कर देगा। तो पहला नियम यही कहता है कि भाग्य का स्वामी अगर जिस राशि में स्थित हो, उसके स्वामी की दशा में, अंतरदशा में और प्रत्यांतर में गवर्नमेंट जॉब मिलती है या फिर आपका प्रबल भाग्यवर्धन होता है। उसके बाद लग्नेश की दशा हो, नवमेश की दशा हो, दशमेश की दशा हो, या इवन पंचमेश की भी दशा हो। पंचमेश और नवमेश में एक खास एक नियम बना हुआ है, पराशर मुनि ने कहा है कि अगर पंचमेश की दशा आए और नवमेश की दशा आए, यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड की दशा आएगी और 9th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा आएगी, दशा आने का मतलब होता है कि महादशा तो खैर बहुत लंबे वर्षों की होती है, लेकिन जब अंतरदशा और प्रत्यांतर अगर 5th हाउस की या फिर 9th हाउस के लॉर्ड की अगर आएगी तो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड इसलिए कहा जा सकता है कि उसमें मेहनत कम और फल ज़्यादा। उसमें ये हिसाब हो जाता है कि आपकी लागत कम लगती है और फल ज़्यादा मिलने लगता है। तो 9th हाउस और 5th हाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्रह माने जाते हैं। इनकी दशा में आपको और भी अगर समय अनुकूल रहा तो निश्चित रूप से भाग्यवर्धन होगा। अब यहाँ पे तीसरा क्या कहता है, जब नवमेश, दशमेश और पंचमेश यानी कि 9th हाउस, 10th हाउस और 5th हाउस, इन तीनों में आपस में संबंध बनता है और उन संबंध के साथ लग्नेश का भी संबंध बनता है। यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि लग्नेश जब तक किसी चीज में, जब तक लग्नेश का इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ फलित नहीं होती है, क्योंकि लग्नेश क्या है, वो सुप्रीमो है। कुंडली के अंदर में सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लग्नेश का ही होता है। तो लग्नेश का जब तक इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो नवमेश यानी कि 9th हाउस और 10th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड का जब कभी भी 1st हाउस के लॉर्ड के साथ अगर संबंध बन जाए, अगर कुंडली में ऐसा बना हुआ है, और फिर आता है गोचर। गोचर में क्या होता है, गोचर में आपकी कुंडली बनी हुई है, जिस नंबर में आपका लग्न है वो नंबर डाल दीजिए और पता कर लीजिए। आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं कि आज के डेट में किस राशि में कौन सा ग्रह है। आपने वो सारे नंबर डाल दिए। अब देखिए कि 1st हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में और 5th हाउस में आपस में कोई रिलेशन है या नहीं। रिलेशन भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला रिलेशन ये होता है कि अगर वो सभी मिलके एक जगह बैठे हों। दूसरा ये होता है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, जो मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बतलाया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। तीसरा होता है कि एक देख रहा हो, दूसरा भले ही नहीं देख रहा है। जैसे कि बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो वो नवम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसको तो देख रहे हैं, लेकिन नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति को नहीं देख रहा है, क्योंकि बृहस्पति की 5th, 7th और 9th दृष्टि होती है। चौथा होता है म्यूचुअल योग, जो इससे पहले भी मैंने बतलाया था कि जो दो ग्रह हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के राशि में बैठे हों, आपस में घर में बैठे हों। इस प्रकार का जब भी आपकी कुंडली के अंदर में योग बनेगा, मतलब कि 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इनके बीच में
जब भी आपका महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में संबंध बनेगा, गोचर में संबंध बनेगा, तो निश्चित रूप से सफलता का जो सबसे बड़ा जो कहा जाता है ना, जो गोल्डन टाइम, तो वो गोल्डन टाइम होता है और उस टाइम पीरियड में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। उसके बाद तीसरा है इत्तशाल योग। एक ये नया है, थोड़ा सा आपको टफ भी लगेगा, ये प्योर ज्योतिष की चीज़ है। ये नॉर्मल से थोड़ा हट गया कि लग्नेश का अगर नवमेश और दशमेश से इत्तशाल योग हो जाए। इत्तशाल योग होता क्या है कि अगर ब्रह्मांड में सभी जो ग्रह हैं वो चल रहे होते हैं, चलते चलते क्या होता है कि वो आपस में रेस लगाते हैं। रेस क्या होता है कि कोई ग्रह चल रहा है, कोई धीमा चल रहा है और कोई तेज़ी से चल रहा है। तो ग्रह के बारे में आपको मैं बतला दूं कि जैसे सूर्य, चंद्र सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाले ग्रह हैं। उनको बड़ी मुश्किल से 2.25 दिन में ही वो एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। सूर्य को 1 महीना लगता है, मंगल को भी लगभग 40 दिन लगता है, बुध को भी लगभग वही 30-35 दिन लगता है, बृहस्पति को फिर लगभग 1 साल लगता है, शुक्र को भी वही लगभग 2.5-3 महीना लगता है, शनि को 2.5 साल लगता है, फिर राहु केतु को भी 18 महीना लगता है। तो इस तरीके से सभी ग्रह का अपना अपना हिसाब है कि कुछ ग्रह जो है बड़े धीमे हैं और कुछ ग्रह जो है वो बड़ी तेज़ी से चलते हैं। तो इसमें वही चीज़ है कि अगर लग्नेश, नवमेश और दशमेश, फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में आप पहले ये देख लीजिए कि आपका कौन सा ग्रह धीमा ग्रह है और कौन सा ग्रह तेज़ी से चलने वाला ग्रह है। ये आप पता कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। मान लिया लग्नेश आपका सूर्य है और तो लग्नेश अगर सूर्य हो गया तो दशमेश क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। अगर 5 वहाँ पर है तो 5, 4, 3, 2, तब आपका जो दशमेश होगा वो शुक्र हो जाएगा। और शुक्र और सूर्य में तेजी से कौन चलने वाला है, तो सूर्य चलने वाला है। तो इसमें क्या है कि अगर मंद गति ग्रह अधिक अंश में है, मंद गति ग्रह यानी कि इसमें जो शुक्र का अगर आप उस समय में अंश देखेंगे, मैंने जो 0 से 30 अंश तक होता है, उसमें अगर शुक्र का मंद गति ग्रह अगर अधिक अंश में है और धीमा ग्रह जो है वो कम अंश में है, धीमा ग्रह जैसे कि शुक्र, इस परिस्थिति में अगर शुक्र के कम अंश हैं, सूर्य के ज़्यादा अंश हैं, तो इसको इत्तशाल योग कहा जाता है। ये बहुत बड़ा योग होता है। अगर इत्तशाल योग हो गया तो निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है इशराफ योग। इशराफ योग अगर है तो काम नहीं बनता है। तो इत्तशाल योग में एक बार फिर से मैं बतला देता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इन तीनों के अंदर में अगर इत्तशाल योग बनता है, इत्तशाल योग फिर से एक बार कि अगर जो मंद उन तीनों में फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, 10th में जो मंद गति ग्रह है अगर वो अधिक अंश में है और जो धीमा ग्रह है वो अगर कम अंश में है, तो इत्तशाल योग बनाता है और आपका जो भी वो काम है वो निश्चित रूप से उस समय में हो जाएगा। चौथा होता है वक्री ग्रह की दशा और अंतर्दशा आने पर। वक्री ग्रह की दशा अंतर, वक्री ग्रह पहले होते क्या, रेट्रोगेट कहते हैं। रेट्रोगेट में क्या होता है कि जो प्लैनेट होता है वो जो उसका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बैक हो जाता है। जैसे कि शनि हमेशा वक्री रहते हैं और इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो फिर उल्टी दृष्टि देने लगते हैं, आगे नहीं चल करके पीछे चलते हैं, तो पीछे उनकी दृष्टि हो जाती है, तो उसको वक्री ग्रह कहा जाता है। तो वक्री ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर जब कभी भी आपके लाइफ में आएगा, वक्री ग्रह होते हैं कि नॉर्मली राहु और केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, वो कभी भी सीधे चलते ही नहीं हैं। उसके बाद शनि भी हमेशा ज़्यादातर समय वक्री ही रहते हैं। इसके साथ कभी कभी सूर्य के साथ अगर बुध आ गए, बृहस्पति आ गए, शुक्र आ गए, तो वो भी वक्री हो जाते हैं। वक्री, रेट्रोग्रेड, वक्री का मतलब उल्टा हो जाना। उल्टा हो जाना का मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बैक हो जाता है। अब यहाँ पे अगर वक्री ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर आया तो इसमें एक अच्छी बात ये होती है, ये बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिलता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था आज से 3 साल पहले, आप उसको भूल चुके हैं। आपकी कुंडली के अंदर में लग्न कुंडली में दशा बना, गोचर में दशा बना और वक्री ग्रह की दशा आई, वो रिजल्ट आपका उस टाइम पीरियड में ऊपर हो गया। कहा जाता है कि वक्री ग्रह की दशा में खोई हुई चीज़ मिलती है। तो खोई हुई चीज़ मिलती है तो आपका कोई नौकरी एक तरीके से आप खो चुके थे, उसको भूल चुके थे, तो वो नौकरी आपको मिलेगी। तो इसमें लिखा है मैंने, वक्री ग्रह की दशा में वक्री ग्रह की अंतरदशा आए तो भुलाई नौकरी वापस होती है। तो इसमें ये कंडीशन यही है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, इनमें मैक्सिमम ग्रह जो हैं वो वक्री होने चाहिए और वो गोचर में वक्री हो जाए। ये सारा चीज़ तभी फायदा होगा जब गोचर में होगा। लग्न कुंडली में आपका सब कुछ है, नवमांश कुंडली में सब कुछ है, गोचर में जब तक
ये नहीं होगा, तब तक फलित नहीं होगा, क्योंकि लग्न कुंडली तो जन्मकालीन है। तो आपको जो टाइम पीरियड के साथ जो समय में जो कुछ होता है तो वो तब होगा जबकि गोचर आ जाए। उसके बाद एक चीज़ और है कि लग्न कुंडली के अंदर में जो शुभ हाउस हैं, शुभ हाउस कौन कौन से हैं? पहला हाउस है, फिफ्थ हाउस है, 9th हाउस है, 10th हाउस है। तो इनकी दशा में, इनकी जब जब दशा आएगी उस समय में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और ये होता है कि जब अच्छे ग्रह की दशा आती है ना, अपने आप माइंड भी वैसा ही हो जाता है। आपका माइंड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कूल हो जाएंगे, आपको यदि तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छा लगने लगेगा। और कभी कभी ये होता है कि मैं एक बात बतला देता हूँ, ये पर्सनल मेरे साथ भी हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ होता है कि ओह मेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको लगेगा कि बस 6 महीने, 8 महीने, साल दिन के बाद आपको लगेगा कि वो जो मेरे साथ हुआ था, वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ था। तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें भी ग्रहों की बातें होती है कि कभी-कभी क्या होता है कि आपके साथ एक मान लें एक रिज़ल्ट नहीं आया, आपको लगा कि ओह! इसमें नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी दूसरे उससे अच्छे में जाना हो, इसीलिए उसमें नहीं हुआ है। तो ऐसा भी होता है, यानी कि ये सारा चीज़ ऊपर से निर्धारित है। हाँ, कर्म आपका करना ही है, कर्म के बिना तो कोई उपाय नहीं है। कर्म भी कुंडली में अगर अच्छा योग रहेगा तो आप अपने मन से खूब मेहनत करते हैं। ये भी कुंडली का ही असर होता है कि आप अच्छे से अच्छा मेहनत करते हैं और फिर सफलता मिलती है। अब एक और चीज़ है, अब एक चीज़ और है कि जब जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर जिन ग्रहों की है वो आपस में मित्र हों। अब आपस में शत्रु रहेंगे तो आपको फायदा तो पहुंचाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि जो ग्रह आपस में खुद ही अगर मजबूत हैं तो आपको मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं। अगर वो खुद ही प्रतिकूल अवस्था में, खुद ही पीड़ित हैं, खुद ही बहुत परेशान है तो दूसरे को क्या फायदा पहुंचाएंगे। तो ये होता है, अगर मान लिया कोई ग्रह खुद ही पीड़ित है, पीड़ित कब कब होता है? जब वो अस्त हो जाए। सूर्य के साथ अगर ग्रह अस्त है तो खुद पीड़ित है। अगर वो शत्रु के राशि में है, शत्रु के नक्षत्र में है, शत्रु के साथ है, शत्रु से घिरा हुआ है, पाप कर्तरी योग में अगर कोई ग्रह के आगे भी उसका शत्रु है, पीछे भी उसका शत्रु है, कोई ग्रह बैठा हुआ है किसी हाउस में, उसके आगे भी पापी ग्रह है, पीछे भी पापी ग्रह है, ये पाप कर्तरी योग बोला जाता है, छिद्र कर्तरी योग बोला जाता है। तो अगर ये सारी कंडीशन अगर आती हैं तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर वो दिक्कत है भी तो भी उसमें स्ट्रगल मात्र होगा, स्ट्रगल मात्र होगा। ऐसी बात नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हर कुंडली में एक समय ऐसा आता है कि जब लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली और गोचर में कुछ न कुछ परिस्थितियां अच्छी बन जाती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिसका ग्रह ज़्यादा कमज़ोर है उसको ज़्यादा लंबा स्ट्रगल करना पड़े, तो उसका भी जो होता है आध्यात्मिक उपाय वो आप करें। तो क्या होता है, आध्यात्मिक उपाय करने से आपकी कुंडली जनित जो दोष होते हैं वो कम होते हैं, जो स्ट्रगल होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर किसी ग्रह की महादशा अगर सूर्य की है और अंतरदशा शनि की आ गई तो क्या होगा? सूर्य शनि दोनों शत्रु। ऊपर से एक होता है तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक मित्रता क्या होता है कि कुंडली के अंदर में, कुंडली के अंदर में तात्कालिक मित्रता का एक रूल होता है। तो वो अगर है, तात्कालिक मित्र हैं, तब तो वो और अच्छा माना जाता है। तो नैसर्गिक अगर शत्रु भी है और तात्कालिक अगर मित्र हैं तो वो मैनेज हो जाता है। तो यानी कि ये चीज़ आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कि मेरी जो भी महादशा और अंतरदशा या प्रत्यांतर चल रहा है वो आपस में तीनों ग्रह मित्र हैं या शत्रु हैं। उसके बाद एक चीज़ जो सबसे प्रबल राजयोग होता है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध। केंद्र और त्रिकोण यानी कि केंद्र जो होता है वो होता है 5th हाउस और 9th हाउस, केंद्र होता है 1, 4, 7, 10। इनके बीच में जो संबंध बनेगा और उस संबंध में उस ग्रह का जो इंटेंसिटी है शुभता की वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो अच्छे नक्षत्र में हो, वो अच्छे अंश पर हो, अशत्रु राशि में नहीं हो। उसके उसके अंदर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो केंद्र और त्रिकोण के दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर में निश्चित रूप से भाग्योदय होकर ही रहेगा। हाँ, बस सबकी टर्म और कंडीशन होती है। लोगों को लगता है कि अभी तक मेरा नहीं हुआ तो उसके पीछे थोड़ा कारण रहता है कि उसका जो समय होता है ना, कि वो लग्न से भी आ जाए, चंद्र से भी आ जाए, नवमांश में भी आ जाए और साथ ही साथ गोचर में भी आ जाए। आता है, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल कुंडली के अंदर, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबको एक मोटिवेशन भी देना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी निश्चित रूप से करते रहिए, एग्जाम देते रहिए। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि जब लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली और गोचर में सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, आपकी नौकरी
निश्चित रूप से लग जाएगी। उसके बाद एक लास्ट में मैंने बात लिख दिया कि नियम पूर्ण रूप से फलीभूत तब होते हैं जब लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली और एक होता है दशमांश कुंडली जिससे नौकरी देखा जाता है, सबके अंदर में एक से ज्यादा अगर योग पकड़ में आ जाए। वो तो निश्चित रूप से अगर केवल एक योग पकड़ाएगा तो थोड़ा टाइम लगाएगा। अगर एक ही साथ सब कुंडली के अंदर में जो वो योग हैं वो अगर पकड़ में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो भाग्यवर्धन हो जाएगा, भाग्योदय समय आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाती। और एक बार जब आप जो बैड टाइम जो आपका था, जो आपका संघर्ष का समय है, अगर आपने वो निकाल लिया उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसके अंदर में जो मैंने अभी फिर से एक बार मैं यहाँ से बतला देता हूँ कि 9th हाउस, ये 9th हाउस है, ये 10th हाउस है, ये 5th हाउस है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबकी कुंडली ऐसी ही होती है, आप कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ 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 इन तीनों की दशा यानी कि इस घर में जो नंबर लिखा हुआ है उसका लॉर्ड, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसका लॉर्ड, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसका लॉर्ड, इनकी दशा अंतर दशा प्रत्यांतर आता है और वो लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ किसी प्रकार से कुंडली में अगर संबंध बना हुआ है और गोचर में भी संबंध बनता है तो निश्चित रूप से आपको वो समय भाग्यवर्धक रहेगा। उसमें आपका कुछ ना कुछ निश्चित रूप से जो आपका कर्म किया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल जाएगा। दूसरा, केंद्र और त्रिकोण का संबंध यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस और 1st हाउस में अगर लग्न कुंडली के अंदर संबंध बना हुआ हो, नवमांश में बना हुआ हो, चंद्र में बना हुआ हो और गोचर में भी बना हुआ हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस आपको हमेशा याद क्या रखना है, केवल एक चीज, 1 से लेकर के 12 तक आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना होगा कि अगर 1 नंबर होता है उसका लॉर्ड होता है मंगल, 2 का शुक्र, 3 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सिंह, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9th का बृहस्पति, 10th का शनि, 11th का शनि, 12th का बृहस्पति। ये चीज आपको लॉर्ड कौन है, किस नंबर के कौन से लॉर्ड हैं, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। और इनको बोला क्या जाता है राशि, तो 1 को मेष, 2 को वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यानी कि इस तरीके से 2 चीजें जो होती है ना हर जगह काम आती है कुंडली, तभी आप देख पाएंगे जब आपको 1 से लेकर के 12 तक याद हो, कौन सी राशि का क्या नंबर है ये याद हो और कौन सी राशि के लॉर्ड कौन है ये याद हो। तो ये सारी बातें मैंने बतलाई। आप, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल साइंटिफिक है, मैं इसमें किसी भी प्रकार का मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि जिसमें थोड़ा सा भी ये हो कि बात फलित नहीं होती है। ये बिल्कुल निचोड़ चीज़ बतलाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ऐसी बातें ना बतलाऊँ कि जो आपको समझ से ऊपर से जाए। तो ये सारी बातें जो है वो निचोड़ है। अगर आप ये हर कोई अपनी कुंडली के अंदर में आप स्टडी कर सकते हैं बड़े इसको अगर इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख पाते हैं, देख लेते हैं तो अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आगे मैं उसके आगे और भी बना दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा। और ये ज्योतिष बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और ये पूरी तरीके से साइंस बेस्ड चीज़ है। इसमें किसी भी प्रकार का जो भी जैसे साइंस और मैथ्स में होता है उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी सेम हिसाब किताब है। और जो टाइम पीरियड से अगर समय कुंडली अगर सही है तो प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही होती है। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये जो महाविद्या जनित ज्योतिष का एस्ट्रोटॉक सीरीज है अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं शेयर होता है, सब्सक्राइब होता है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी लगती है कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर मेरा नंबर तो ऊपर में ही है तो आप नंबर से व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी है ज्योतिष की तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।